देखो, अगर इस देश में 55 साल हमने कांग्रेस को देखा, कांग्रेस ने राज किया। साथियों, जब कांग्रेस ने राज किया तभी गोंड गोवारी का झगड़ा चालू हुआ। कांग्रेस की सरकार में ही गोंड गोवारी का ये झगड़ा चालू हुआ और गोवारी को अधिकारों से वंचित किया। और अब उसका ये सवाल है कि वो मूल निवासी भी है कि नहीं, वो पिछड़ों में जा रहा है। ये झगड़ा आज भी गोंडों की जमीन खरीद सकते क्या जी? कोई गैर गोंड खरीद सकता है क्या? गोंडों की जमीन रामटे के चौरे गढ़पाले नहीं खरीद सकते। गोंडों की जमीन गोंड ही खरीद सकता है, यह अधिकार है तुम्हारा। क्यों? क्योंकि कोरे कागज पर तुम्हारी साइन लेते थे पहले। साहूकार जो होते थे, जमींदार होते थे, कोरे कागज पर साइन लेते थे और गोंडों की जमीन हड़प लेते थे। दलितों की भी कई जातियां पिछड़ी है और आदिवासियों की भी कई जातियां पिछड़ी हैं। साथियों, भारत का संविधान आज फिर भी जिंदा है। आज भले ही आरक्षण खत्म हो रहा हो, हमारा SC/ST एक्ट को लेकर कई बार पुनर्विचार होता हो, उसके बाद भी अभी हमारा वोट का अधिकार है। इस देश में उस वोट के अधिकार को खरीदने का बड़े तादाद पर काम हुआ। आपने देखा, अभी तो विधानसभा के चुनाव हुए, वैसा ही हमारा संविधान भी 75 साल का हो गया और ये 75वां साल हम मना रहे हैं, मतलब बर्थडे मना रहे हैं संविधान का। और 75 साल होने के बाद हम कहाँ हैं, इसकी समीक्षा करने का ये दौर था। लेकिन आज भी दलित, आदिवासी और पिछड़ा इसकी समीक्षा करने के बजाय अभी भी मुख्य धारा में नहीं आया। अभी भी उसके समाज के अंदर शिक्षा का जो असर है वो नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है। साथियों, आज के दौर में हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान की, उसके गौरव की। भारत के संविधान ने हमको क्यों दिया, क्या दिया, हमारे जिंदगी में कौन सा बदलाव हुआ, उन तमाम चीजों को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हमको कुछ चीजें पहले भी जाना पड़ता है। तो भाई ये सवाल आना चाहिए मन के अंदर कि भाई इस देश के अंदर जब संविधान आज है तो संविधान के पहले क्या था? संविधान के पहले कुछ तो होगा। आज जो गोवारी अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा है और उसके ऊपर शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो सरकार है, मतलब उस समय तो कांग्रेस की, आज राष्ट्रवादी कांग्रेस की, उन्होंने गोलियां चलाई और हमारे ये अब हम 114 कहते हैं। क्या सही मायने में 114 थे? क्या सच में 114 है कि ज्यादा थे? तो ज्यादा थे, लेकिन सरकारी आंकड़ा 114 है, इसलिए हम 114 बोलते हैं। तो सरकार भी नालायक है कि उसने नहीं बताया कि 200 लोग मरे, उसने ये नहीं बताया कि 300 लोग मरे, उन्होंने झूठा आंकड़ा बताया। तो ये क्यों हुआ? तो आज हम संविधान दिवस के मौके पर ये सारी चीजों की समीक्षा कर रहे हैं। इस चीजों की जरूरत क्यों है? साथियों, इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि ये देश हमारा है। किसका देश? अरे देश हमारा है। भारत के अंदर जो संविधान है वो किसके लिए है? हमारे लिए है। ये देश हमारा है, ये देश का संविधान हमारा है। जिसको सरकार में हम चुनकर देते हैं वो सरकार हमारी है। वोट कौन दे रहा है? हम ही दे रहे हैं। तो सरकार किसकी हुई? तो सरकार हमारी है। लेकिन फिर भी हमारे बच्चों के अंदर अभी भी शिक्षा का जो अभाव देखने को मिल रहा है, जो गरीबी देखने को मिल रही है, जो बेरोजगारी देखने को मिल रही है, वो क्यों है? जब देश हमारा, वोट हमारा, राज हमारा और संविधान हमारा और सरकार भी हमारी, तो अब तो सवाल बनता है ना कि जब सब कुछ हमारा है तो भाई रोजी रोटी की समस्या भी हमारी है। जब सब कुछ हमारा है तो गरीबी की भी समस्या हमारी है। जब सब कुछ हमारा है तब भी हमारे बच्चे जो है वो डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन पा रहे। एक घर में एक इंजीनियर है क्या? आपके गांव में एक घर में एक इंजीनियर है क्या? गोंड गोवारी समाज में बताओ, क्या एक घर में एक मास्टर है क्या? हर घर में मास्टर है? तो नहीं है। तो इसका मतलब दिक्कत है ना, ये परेशानी है ना, और इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं। नहीं तो बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हमको तुमको बात करने की जरूरत नहीं है। अगर सब कुछ सही है, ऑल इज वेल है, आमिर खान की पिक्चर ऑल इज वेल, ऑल इज वेल बोलता है वो 3 इडियट में। अगर सब सही है तो बात ही करने की जरूरत नहीं, लेकिन सब सही नहीं है, इसीलिए ये प्रबोधन हो रहा है और हम बात कर रहे हैं। साथियों, ये कहां से आए? आज के तारीख में हमारा जो झगड़ा है गोंड गोवारी समाज का, क्या झगड़ा है कि गोंड और गोवारी के बीच में कोई डैश नहीं है, कोई क्वामा नहीं है। गोंड अलग है, गोवारी अलग है, लेकिन दोनों मूल निवासी। यही झगड़ा है। दोनों मूल निवासी हैं,
लेकिन इस देश की सरकारों ने दोनों में झगड़ा लगाया, बोला गोंड अलग है गोवारी अलग है। गोंड को डाल दिया एसटी में, गोवारी को डाल दिया एसबीसी में, मतलब ओबीसी में। ओबीसी का ज्यादा बैकवर्ड बोले कौन है? गोवारी है। लेकिन गोवारी की जो अपनी अस्मिता है, जो अपनी आदिवासी होने की जो अस्मिता है, जो सच्चाई है, जो अस्तित्व है, उस पर अब सवाल खड़े हो गए। और तब सवाल खड़े तो हो गए लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है, क्योंकि एससी एसटी के साथ जो गोवारी समाज आज एसबीसी में है, वो भी आज शिक्षा के दौर से, शिक्षा के इस मुकाम पर नहीं पहुंच रहा है और लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है। हम लड़ाई लड़ते हैं। आपको पता होगा वो मंजर, आज गोवारी आदिवासी पुल बना है नागपुर के अंदर, बर्डी में बना है। वो मंजर एक बार याद करो, 1994 का क्या मंजर था। हम यही कहने गए थे कि भाई ये झगड़ा जो है ये क्वामा का नहीं है, ये क्वामा का झगड़ा है, डैश का झगड़ा नहीं है, ये हम है ये की, लेकिन जाति अलग है। गोंड जाति अलग है, गोवारी जाति अलग है। और शरद पवार वहां उस समय मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उसको मिलने जब गोवारी समाज गया तो गोवारी समाज जिस प्रकार से मिलने गया और भीड़ थी और उसे लगा कि मुझे मार देंगे, और उसके बाद उनकी पुलिस ने गोलियां चलाई, लाठियां बरसाई। तो साथियों, ये बताने का मतलब ये है कि हमने ये संविधान, इसको पढ़ा अभी, ये हमको संविधान दिया, संविधान ने हमको जीने का अधिकार दिया, संविधान ने हमको पढ़ने का अधिकार दिया, संविधान ने हमको वोट देने का अधिकार दिया, संविधान ने हमको बोलने का अधिकार दिया, संविधान ने हमको हमारे बच्चों को अच्छे पदों पर पहुंचने का अधिकार दिया, संविधान ने हमको पंचायत समिति, जिला पंचायत में पहुंचाने का अधिकार दिया, संविधान ने हमको ग्राम पंचायत के सरपंच बनने का मौका दिया। तो साथियों, ये ऐसा क्या हुआ कि संविधान को ये सब करना पड़ा? ये भी तो सवाल है कि संविधान को ऐसा क्यों करना पड़ा, क्यों संविधान को लिखने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान में ये सब देने की जरूरत पड़ी? तो कभी नहीं होगी। हमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं हुआ तभी तो संविधान ने दिया, नहीं तो क्यों देता? संविधान में क्यों लिखा जाता कि इनको पढ़ने लिखने का अधिकार दो? तो क्यों नहीं? तो इसका मतलब हमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, हमको वोट देने का अधिकार नहीं था, तभी संविधान ने लिखा कि इनको वोट देने का अधिकार दिया जाए। हमको सड़क पर चलने का अधिकार नहीं था, गांव में रहने का अधिकार नहीं था। इन्हें कहा तुम कहीं पर भी रह सकते हो देश के अंदर, तुम आज झालूटोला में हो, कल खातिया में जा सकते हो, खातिया से तुम गोंदिया भी जा सकते हो, गोंदिया से नागपुर जा सकते हो, कहीं पर भी आप रह सकते हो। ये अधिकार कौन दे रहा है? भारत का संविधान दे रहा है। तो साथियों, ये ऐसा क्या हुआ संविधान बनने से पहले कि हमको ये सारे अधिकार नहीं थे? तो कौन सा कानून था, किसकी किताब चल रही थी, यह भी तो देखना पड़ेगा। कौन सी किताब चल रही थी, किस किताब? आज इस किताब पर देश चल रहा है ना, आज इस किताब पर देश चल रहा है। तो इसके पहले कौन सी वो किताब थी जिसने हमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया? उस मनुस्मृति को याद करना पड़ेगा, जिस मनुस्मृति ने यह कहा कि महिला बोले चंट रहती है। क्या लिखा? चंट रहती है, महिलाओं को पुरुषों के साथ नहीं बैठना चाहिए, चाहे वो अपने बाप के साथ बैठे या अपने बेटे के साथ बैठे। ये मनुस्मृति ने लिखा, ये महिलाओं की तारीफ की मनुस्मृति ने कहा कि चंट रहती है, ये चरित्रहीन रहती है, और इसीलिए इसे पर्दे में रहना चाहिए, घर में रहना चाहिए, दहलीज के अंदर रहना चाहिए। ये मनुस्मृति ने लिखा। मनुस्मृति ने लिखा कि इस देश के अंदर जो ओबीसी समाज की जातियां हैं, वो ओबीसी समाज की जातियों को धर्म के नाम पर उन्हें शास्त्रों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं है। आज संविधान की बदौलत है कि सभी लोग अपने अपने धर्म का लालन पालन कर रहे हैं। ये लिखा तेली 30 गज बिल्ली 20 गज। अरे तेली का मुंह देखा तो बोले कितना पीछे जाना है? 30 गज पीछे जाना है। तेली कौन है जी? ओबीसी समाज। तेली का मुंह देखा तो 30 गज पीछे जाना, और बिल्ली का देखा तो 20 गज। तो बिल्ली से गया गुजरा कौन है? तेली है। लोधी के बारे में लिखा। तो इसका मतलब यह है कि इस देश में मनुस्मृति ने ओबीसी का भी अपमान किया। उसके बाद दलितों के लिए क्या लिखा? बोले महार गांव के बाहर। इनका महार कहाँ होना चाहिए? गांव में नहीं होना चाहिए, गांव के बाहर होना चाहिए। ये सड़क पे नहीं चलना चाहिए, इनके गले में मड़का होना चाहिए, इनके कमर में झाड़ू होना चाहिए। आदिवासी के बारे में क्या लिखा? भाई इनके आदिवासी जो है वो उनके बताए हुए कामों को, उनकी गुलामी को अगर स्वीकार करता है तो ही आदिवासी समाज गांव में रह सकता है, नहीं तो नहीं रह सकता।
ये आदिवासी समाज ही है जिसने सबसे पहले मनुस्मृति के इन तमाम कानूनों को तोड़ा और कहा कि हम इसका बहिष्कार करते हैं। जिन चीजों को दलितों ने स्वीकार किया, जिस मनुस्मृति के नियमों को दलितों ने स्वीकार किया, कमर में झाड़ू और गले में मटका लेकर गांव में रहना कबूल किया, वो दलित है। और जिस पिछड़ों ने, जिन ओबीसी ने इस मनुस्मृति के साथ एडजस्टमेंट किया, स्वीकार किया, उनके धर्म को स्वीकार किया, उनके काम को स्वीकार किया, किसी ने मटके बनाना शुरू रखा, किसी ने तेल निकालना शुरू रखा, किसी ने खाना बनाना शुरू रखा, किसी ने किसानी करना, खेती करना जारी रखा, सवर्णों के लिए वो लोग भी एडजस्ट हुए। एडजस्ट कौन नहीं हुआ मनुस्मृति के साथ? तो सबसे पहले मनुस्मृति को चैलेंज करने वाला अगर कोई है तो वो आप है, वो आप है, वो आदिवासी समाज है, वो गोंड गोवारी आदिवासी समाज है जिसने मनुस्मृति को सबसे पहले चैलेंज किया, बहिष्कार किया, कहा हम तुम्हारी जातियों को भी नहीं मानते, हम तुम्हारे धर्म संस्कृति को भी नहीं मानते और हम इस तुम्हारी व्यवस्था के खिलाफ जाकर हम तुम्हारे समाज में रहना चाहते हैं। यह आदिवासी समाज गांव को छोड़कर जंगलों में गया, जंगलों में गया, उसने अपनी संस्कृति को बनाए रखा। कौन आदिवासी समाज? किसकी पूजा करता है? आदिवासी समाज प्रकृति की पूजा करता है। भगवान बिरसा मुंडा ने बहुत सालों तक ये जो लड़ाई लड़ी, तो उन लड़ाई में हम जब देखते हैं तो आदिवासी समाज की जो स्थिति थी, उनके वो किसके खिलाफ लड़ रहे थे, उसको भी हम अगर हम देखते हैं तो वो उसी व्यवस्था के खिलाफ, उसी जाति व्यवस्था के खिलाफ भगवान बिरसा मुंडा का आंदोलन था। भगवान बिरसा मुंडा को हमारे आज की तारीख में हमें जो किताबें पढ़ाई गई, हमें जो बताया गया, ये बताया गया कि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। क्या सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई थी क्या? तो बिरसा मुंडा की सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं थी साथियों। बिरसा मुंडा इनकी लड़ाई उनके साथ थी जो उद्योगपति, पूंजीपति जिसे कहते हैं, साहूकारों के खिलाफ थी, जमींदारों के खिलाफ थी। और जो जमींदार गांव के अंदर जाति के नाम पर बेड बिगारी पालने का काम करता था, उनके खिलाफ थी। तो मनुस्मृति के दुश्मन सबसे पहले कौन? मनुस्मृति को नकारने वाले कौन? आदिवासी समाज है। आज उस आदिवासी समाज की क्या स्थिति है? आज आदिवासी समाज की क्या स्थिति है? हम अपने पड़ोस के छत्तीसगढ़ में देखें, हसदेव जंगल के नाम पर आदिवासियों को बेघर ही नहीं किया गया, बल्कि उनका नरसंहार हो रहा है। नरसंहार हो रहा है, उनके गांव उजाड़े जा रहे हैं, उनको जंगल से खदेड़ा जा रहा है। साथियों, ये इसीलिए चर्चा का विषय है कि आज बात करना जरूरी है कि जिनके लिए अधिकार थे वो उन लोगों को ही खदेड़ा जा रहा है, उन लोगों को ही बेघर किया जा रहा है, उनके ही बाल बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। जो चीजें आज के पहले, संविधान के पहले मनुस्मृति के राज में होते थे, आज वही हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो संविधान नहीं था तब भी हमारे साथ ऐसा बर्ताव होता था, संविधान है फिर भी अगर हो रहा है तो चर्चा करने का विषय है कि नहीं? तो चर्चा होनी चाहिए कि जब हमको सब कुछ मिल रहा है तब भी हमारी पिटाई हो रही है, हमको नहीं मिल रहा था तब भी पिटाई हो रही थी, आज भी हमको घर के बाहर निकाला जा रहा है, गांव से बाहर निकाला जा रहा है, जंगल जमीन से बेघर किया जा रहा है और जल जमीन जंगल से वंचित किया जा रहा है। तो क्यों किया जा रहा है? तो साथियों, ये चीजों को समझने के लिए व्यवस्था समझनी पड़ती। भैया, देश हमारा, संविधान हमारा, सरकार हमारी, ओट हमारा, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान बिरसा मुंडा ने 20 साल की उम्र में ये समझ लिया था। अब आप देखो कि हमारा 20 साल का बच्चा क्या कर रहा है, बताओ। 20 साल में भगवान बिरसा मुंडा ने ये चीजें समझ ली थी कि भाई ये व्यवस्था कैसी है, ये जाति व्यवस्था कैसी है, जाति के नाम पर हमारे साथ कैसे छल कपट होता है, कैसे जाति के नाम पर दलितों को गुलाम बनाया गया, कैसे जाति के नाम पर पिछड़ों से काम करवाया गया, कैसे जाति के नाम पर आदिवासियों को गांव से भगाया गया। ये भगवान बिरसा मुंडा को किस उम्र में समझ में आया? 20 साल की उम्र में। साथियों, हमारा 20 साल का बच्चा क्या कर रहा है याद करो। आपके घर में 20 साल का बच्चा होगा, 20 साल की लड़की होगी। 25 साल की उम्र तक उन्होंने जो आंदोलन चला उसका नेतृत्व किया, लीडर बना। 25 साल का लड़का बिरसा मुंडा नेता बना। किसका? आदिवासी समाज का। क्यों? क्योंकि उसके अधिकारों के लिए, उसके मूलभूत अधिकारों के लिए, उसके जीने के अधिकारों के लिए, उसके सम्मान के लिए, उसके स्वाभिमान के लिए। क्योंकि वो कहते हैं कि ये हमारा देश है। किसका देश है? भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं हमारा देश है, हमारा राज आना चाहिए। अबुआ देश, अबुआ राज का नारा जो है वो भगवान बिरसा मुंडा का है। भारत का संविधान भी ये कहता है कि भाई तुम्हारा देश है, तुम्हारा राज होगा।
बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते हैं कि भाई अब राजा जो है रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, वोट के अधिकार से पैदा होगा। तो आप वोट भी दे रहे हो। तो ऐसा क्या हो रहा है कि भाई 75 साल के बाद भी गोंड गोवारी समाज का इतना सा सॉल्यूशन, इतना सा समस्या, इतनी सी समस्या है कि भाई गोवारी समाज को इस कॉलम से निकालकर उस कॉलम में डाल दो ताकि उसे आदिवासी अनुसूचित जनजाति के फायदे मिले। गोवारी समाज के साथ भी एट्रोसिटीज होती है, उसके साथ भी मारापीटी होती है, उसको भी जाति के नाम पर उस अपमान होता है, लेकिन उसके लिए SC/ST एट्रोसिटी एक्ट जो है वो लागू नहीं होता गोवारी के लिए। क्यों? क्योंकि वो SBC में आता है, तो वो भी जाति उत्पीड़न का सामना करता है। पानी पी लेती। तो आदिवासी समाज के साथ, आदिवासी में गोवारी समाज के साथ उत्पीड़न होता है जाति वाला, फिर भी आदिवासी गोवारी समाज का जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं हो पाती। जो भी अपराधी होते हैं वो छूट जाते हैं क्योंकि वो पिछड़ी जातियों में आ रही हैं। इसी के साथ साथ हम अपने घर परिवार में देखो, क्या एक घर में एक नौकरी है? नहीं है। एक घर में एक नौकरी नहीं है। तो ये आज की तारीख में देश के अंदर आदिवासी समाज को ये भी नहीं पता चला कि हमको रिजर्वेशन मिल रहा है। ट्राइबल SC/ST को जो रिजर्वेशन मिल रहा है उसमें कुछ जातियों को छोड़ दो, SC में महारों को छोड़ दो, SC में महारों और चमारों को छोड़ दो, तो बाकी की जातियों को ये पता ही नहीं है कि भाई पढ़ने लिखने के लिए हमको सुविधाएं मिलती हैं और हमारा ये हक है। वैसा ही आदिवासी समाज में भी कुछ ऐसी जातियों को छोड़ दो जो कि मुख्य धारा में है। 1-2 जातियां हैं जिनके घर में मास्टर डॉक्टरेट पैदा हुए, लेकिन बाकी की जातियां अभी भी बैकवर्ड है। तो उन जातियों को भी नहीं पता, लेकिन हमको ये पता ही नहीं, लेकिन फिर भी आरक्षण खत्म हो गया। पता है आपको? अभी हमारे बच्चे वहां पहुंचे ही नहीं कॉलेज में, अभी हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने भी नहीं, और जो मिल रहा था वो खत्म हो गया। 1 अगस्त को 2024 1 अगस्त को एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ये बोला कि भाई अब इनके घरों में मलाई आना शुरू हो गई है, क्रीमी लेयर लगना चाहिए। क्या कहा भाई? OBC के साथ जब हुआ था 1990 के बाद, तब SC/ST के लोगों को ये समझ में नहीं आया। OBC को भी समझने के लिए 20 साल लगे। क्रीमी लेयर OBC को भी समझने के लिए 20 साल लगे, और इसीलिए OBC ने उस समय आंदोलन नहीं किया। आज की तारीख में SC/ST को लग गई। अब देखो OBC के समय में जब क्रीमी लेयर लगी तो क्या बोला कि भाई OBC की इन जातियों के घर में मलाई आना शुरू हो गई है, अब इनके बच्चे जो है वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाहिए। लेकिन OBC की कई ऐसी जातियां हैं जो कि कुमार जाति देख लो, कुमारों के घर में आज भी मटके ही बनाते। चलो हमारे आदिवासी तरफ दिखाते हैं आपको, आज भी मटके बना रहे हैं। मरारों के घर देखो, वो आज भी खेती किसानी कर रहे हैं, दूसरों के घरों में किसानी मजदूरी कर रहे हैं। तो ये इन जातियों के घर में तो भाई पहुंचा ही नहीं। शिक्षा का जो प्रसार था, शिक्षा का जो स्वाद था, वो तो इनके घर में पहुंचा ही नहीं। फिर भी OBC को क्रीमी लेयर लगा दिया, और बताया किसका नाम? बोले OBC में तरक्की हो गई। किसकी हो गई? बोले पवारों की हो गई, बोले कुंबियों की हो गई, बोले। अरे तो 4,743 जातियां हैं, और 4,743 जातियों में से 2 जातियों की अगर तरक्की हो गई तो इस देश की सरकारों के पेट में दर्द होता है। 1500 जातियां शेड्यूल कास्ट में है, अनुसूचित जाति जिसे दलित बोलते हैं, चमार और महार, इनकी तरक्की हो गई तो सरकार के पेट में दर्द होने लगा। गोंड की हो गई थोड़ी सी, भील की हो गई थोड़ी सी, तो इनके मीना की हो गई थोड़ी सी तरक्की, तो इनके पेट में दर्द होने लगा। आदिवासी समाज में अधिकारी पैदा हो रहे, लेकिन अभी भी माना जाति ऐसी है जहां पर अभी भी उनके समाज में गोंड गोवारी समाज है, माना है, संथाल है, मुंडा है। इन जातियों में तो आज भी शिक्षा का अभाव है। तो साथियों, बताने का मतलब ये है कि हम संविधान का गौरव तो कर रहे हैं, लेकिन जिस संविधान ने हमारे लिए जो सब कुछ छोड़ के रखा था, वो धीरे धीरे खत्म करने का काम इस देश की सरकारें करती हैं। और वो सरकारें क्यों करती है, ये बात जिसके दिमाग में फिट हो गई, वो आदमी, वो महिला जो है वो बिरसा मुंडा का काम कर सकती है। वरना
हम ये जो कार्यक्रम करते हैं, इन कार्यक्रमों का कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं बार बार कहती हूँ कि हम कार्यक्रम करेंगे, हम फूल चढ़ाएंगे, माला चढ़ाएंगे, सब करेंगे, लेकिन अगर हमें हमारे बच्चों के लिए कुछ बचाकर अगर हम नहीं रख रहे हैं तो बिरसा मुंडा का आंदोलन भी बर्बाद है, बाबा साहब अम्बेडकर का भी आंदोलन बर्बाद है, सावित्रीबाई फुले का भी आंदोलन बर्बाद है, महात्मा फुले का, शाहू महाराज का और बाबा साहब का पूरा जीवन हम बर्बाद कर रहे हैं। हमको अपने बच्चों के लिए उनके अधिकारों को बचा कर रखना है। बचा के रखने का क्या सॉल्यूशन है? बचा के रखने का सॉल्यूशन ये है वोट का अधिकार। अपने वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल जो होता है उससे हम क्या करते हैं, हम अपने अधिकारों को बचा सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि संविधान अच्छा है कि बुरा है, मैं इसके विवाद में नहीं जाता। संविधान अच्छा तब साबित होगा इसको लागू करने वाले कैसे हैं। लागू करने वाले की नीयत अच्छी है तो संविधान अच्छा साबित होगा, और लागू करने वाले की नीयत सही नहीं है तो संविधान खराब साबित होगा। 55 साल कांग्रेस को हमने देखा और अभी हम भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं। राजनीतिक बात इसलिए करना जरूरी क्योंकि तुम्हारा जीवन, तुम्हारे घर का सिलेंडर, तुम्हारे घर का चूल्हा, सब चीज राजनीति से चलती है। और ऐसे में अगर हमको ये सिस्टम ही नहीं समझ में आ रहा है तो कोई मतलब ही नहीं रहता हमारा आपका बातचीत करने का। देखो, अगर इस देश में 55 साल हमने कांग्रेस को देखा, कांग्रेस ने राज किया। साथियों, जब कांग्रेस ने राज किया तभी गोंड गोवारी का झगड़ा चालू हुआ। कांग्रेस की सरकार में ही गोंड गोवारी का ये झगड़ा चालू हुआ और गोवारी को अधिकारों से वंचित किया। और अब उसका ये सवाल है कि वो मूल निवासी भी है कि नहीं, वो पिछड़ों में जा रहा है। ये झगड़ा चालू हुआ। इसके साथ साथ आपको बताओ, ये संविधान में अभी जब ये देख रहे थे तो मैं भी अब तक मैंने जो देखा मुझे लगा एक बार फिर से देख लूं कुछ बदल तो नहीं हुआ। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1940, 1941 और 1942 ऐसे 3 अधिकार 3 लोगों के लिए लिखा। 1940 महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, इनके घर का नंबर था। बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी के लिए लिखा 340। बोले ओबीसी को पता करो, ढूंढो कितनी संख्या है और उसके हिसाब से उनको उनका अधिकार दे दो। बाबा साहब ने 341 में लिखा दलितों को ढूंढो, उनकी संख्या पता करो, उनके हिसाब से उनका अधिकार दे दो, चाहे शिक्षा हो, चाहे नौकरी हो, चाहे रोजगार हो। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने 342 लिखा जिसमें आदिवासियों के लिए लिखा। बोले आदिवासियों को ढूंढो, एकत्रित करो, आज भी वो जंगल में है और वो उनको मुख्यधारा में लेकर आओ, उनको शिक्षा में उनका भागीदारी दे दो, उनके घर में डॉक्टर इंजीनियर पैदा होने दो, उनके घरों में मास्टर पैदा होने दो, उनके घरों में सांसद विधायक पैदा होने दो। बाबा साहब ने ये लिखा। देखो, सबके लिए दे दिया है कि, लेकिन बाबा साहब ने आदिवासियों के लिए अलग से लिखा और पूरी 2 अनुसूची बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी, 5वीं और 6वीं अनुसूची। देखो, बाबा साहब को लेकर इस देश में हमने देखा, आज की तारीख में नहीं होता, लेकिन आज से 10 साल पहले तक ओबीसी हमसे लड़ता था जी। बोले तुमको कुछ मिला? ओबीसी हमसे लड़ता था कि जब हम कॉलेजों में पढ़ते थे तो ओबीसी हमसे लड़ता था। बोले तुम्हारे भेटला हमारे भेटलाश नहीं, ये ओबीसी बोलता था। अब उसको समझ में आ गया कि भाई जो भी मिला वो इसी की वजह से मिला। तो वो हम पर आरोप लगाया दलितों पर। बोले बाबा साहब अम्बेडकर ने सारा का सारा जो है मार चमार मातंगों और मारों के लिए किया और बाकी किसी के लिए किया नहीं। बाद में धीरे धीरे 340 पर चर्चा होना शुरू हुई, ओबीसी के आरक्षण का मामला उठा, मंडल आयोग का मामला उठा, काका कालेलकर आयोग का मामला उठा, तब जाकर ओबीसी को समझ में आ रही सारी पिक्चर तो ऐसी है। अब आदिवासियों को लेकर भी ये बात है कि आदिवासी को लगता है कि भाई आज हम जो गरीब हैं वो किसकी वजह से है? संविधान की वजह से हो सकता है, और बाबा साहब ने शायद हमको दिया ही नहीं होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने विशेष अधिकार अगर किसी को दिया तो वो सिर्फ आदिवासी को दिया। आज भी गोंडों की जमीन खरीद सकते क्या जी? कोई गैर गोंड खरीद सकता है क्या? गोंडों की जमीन रामटे के चौरे गढ़पाले नहीं खरीद सकते। गोंडों की जमीन गोंड ही खरीद सकता है, ये अधिकार है तुम्हारा। क्यों? क्योंकि कोरे कागज पर तुम्हारी साइन लेते थे पहले। साहूकार जो होते थे, जमींदार होते थे, कोरे कागज पर साइन लेते थे और गोंडों की जमीन हड़प लेते थे। बाबा साहब ये जानते थे और ये चीज बिरसा मुंडा के समय में भी हुई। बिरसा मुंडा के समय में भी गोंडों को उनके घरों से, उनके जमीन से, उनके जायदाद से, उनके खेत से बेघर और बेदखल करने का जो काम है बड़े तादाद पर हुआ। और जमींदार कौन है? जमींदार कौन है? जमींदार कौन है? आदिवासी जमींदार बने क्या? क्या कुंभी पवार तेली माली कुंभी ये बने क्या? तो
जो जमींदार बने उनकी जाति सवर्ण जातियां हैं, वो सवर्ण जाति के लोग जमींदार थे, सवर्ण जाति के लोग पूंजीपति थे, वही लोग इन्हें बेदखल करते थे उन्हीं की जमीन से। इसी का आंदोलन भगवान बिरसा मुंडा ने चलाया, वही है, उसी आंदोलन को बाबा साहब अम्बेडकर ने इसमें लिखा और अलग से लिखा, 5वीं और 6वीं अनुसूची के तहत लिखा और कहा कि भाई इनकी जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, कोई खरीद भी नहीं सकता। अच्छा, गोंड को बेचना भी होगा तो भी गोंड को ही बेचना पड़ेगा, गैर गोंड को बेच नहीं सकता। वैसे ये गोंड का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गोंदिया जो है, गोंदिया में सबसे अधिक जमीन गोंडों की है। गोंदिया का नाम ही गोंडिया है, गोंडों का राज है ये गोंदिया का नाम गोंडिया है। ये बोलते बोलते लोगों ने गोंडों को गोंद कर दिया और फिर ये गोंदिया बना। तो यहाँ पर गोंडों की जमीन बोलते हैं। अगर आप और आगे जाओगे तो वहां जो आदिवासी जाति होगी उसकी बात होगी, और आगे जाओगे तो वहां जो आदिवासी होंगे उनकी जमीन नहीं खरीदने की बात होगी। तो मुंडा की होगी, संताल की होगी, भील की होगी, माना की होगी, मतलब इनकी जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। ये बाबा साहब ने इसका कानून बनाया और ये कानून बनने के बाद आज जो थोड़ी बहुत खेती बाड़ी बची है आदिवासियों के पास, ये संविधान की देन है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 5वीं और 6वीं अनुसूची में यह भी लिखा, सिर्फ जमीन के बारे में नहीं लिखा, जहां पर इनकी संख्या ज्यादा है आदिवासियों की, उस जगह पर ग्राम पंचायत के सदस्य, सरपंच से लेकर कलेक्टर तक गैर आदिवासी नहीं आ सकता। ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा हो रहा है क्या? मतलब बाबा साहब की बात मानी नहीं गई होगी, चाहे कांग्रेस ने भी नहीं मानी होगी, भाजपा ने नहीं मानी होगी। अगर ऐसा होता तो हसदेव जंगल का आज आप देख रहे हो, छत्तीसगढ़ में देखा किसी ने कि कैसे लोग अपने बच्चों को एक तरफ इधर बांध रहे हैं, कपड़े से बांधकर बच्चों को लेकर माँ जो है, और वो अपने पूरी भीड़ के साथ उनका जुलूस चल रहा है क्योंकि उनको गांव से निकाला गया। आज हसदेव जंगल में लाखों पेड़ कटे, लाखों, और उस लाखों पेड़ों की रक्षा जो है वहां के आजू बाजू के जो बस्तियां थी आदिवासियों की, जो गांव थे, वो उसकी रक्षा कर रहे थे। और उनको ये लग रहा था कि ये आज गर्मी हो रही है बहुत, उनाड़ा आएगा अभी, और पिछला उनाला भी देखे हमने, गर्मी देखी, गर्मी होने लगी, लाखों करोड़ों पेड़ों को काटा गया। अब हम इसका सारा का सारा जो ठिकरा है हम बीजेपी पे भी फोड़ सकते हैं और कांग्रेस पे भी फोड़ सकते हैं, क्योंकि पहले हसदेव के गेट खोलने का जो परमिशन है वो ये कांग्रेस की सरकार ने दिया। मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री था, और ये जो जयराम रमेश है वो पर्यावरण मंत्री था। उन्होंने 2 गेट खोलने के आदेश दिए। उसके बाद बीजेपी की सरकार आई और फिर बीजेपी की सरकार ने सारे गेट खोलने के आदेश दिए। मतलब हसदेव जंगल के जमीन के अंदर जो भी खनिज संपत्ति निकलेगी, चाहे मैग्नीज निकले, चाहे सोना निकल जाए, वो सारा का सारा किसका है? वो आदिवासियों का है। लेकिन इस देश की सरकारों ने उसे अदानी अंबानी को बेचा, तो उसको निकालने के लिए पहले पेड़ों की कटाई होगी, और पेड़ों की कटाई करने का ठेका किसको मिला? अदानी अंबानी को मिला, और वो पेड़ों को काट रहे हैं, उसका दुष्परिणाम तो लोगों पर हो रहा है। लेकिन जो खनिज संपदा वहां पर है, जो भी कुछ निकलेगा जमीन के अंदर से, वो किसका था? वो आदिवासियों का था। लेकिन आदिवासी 10 रुपए के लिए मोहताज है, आदिवासी 10 रुपए के लिए मोहताज है। अदानी अंबानी है क्या? और उस जमीन की रक्षा किसने किया इतने सालों तक? आदिवासी ने किया। तो संविधान तो कहता है भैया जहां पर वो लोग हैं उसको बेचा नहीं जा सकता, जब प्लाट ही नहीं बेच सकते तुम, तो इतना बड़ा क्षेत्र कैसे बेच दिया सरकार ने? तो किसकी नालायकी है? हमारी नालायकी है। तुम कांग्रेस भाजपा को कैसे बोल रहे हो? वोट किसने दिया? हमने दिया। और आज जो आदिवासियों के साथ जो हो रहा है उसके लिए भी जिम्मेदार हम ही हैं। तो इसीलिए साथियों, बाबा साहब के संविधान ने सब कुछ दिया, लेकिन हमारे लोगों को ये नहीं समझ में आया, इसलिए आज हमारी इतनी सी समस्या है। इतनी सी कौन सी? दवाई ना भेटू रही दवाखाना में दी, ये समस्या हमको लग रहा है। पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, ये हमारी समस्या हम बताते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हमारी जीने की समस्या, और हमारे पास जो विशेष अधिकार इस किताब ने दिए, वो विशेष अधिकार को आदिवासी समाज ने समझा ही नहीं। और आदिवासी समाज कैसे समझेगा? क्योंकि उसके लिए स्कूल के दरवाजे बंद है। तो जब तक आदिवासी समाज शिक्षा में नहीं आएगा, देखो अपने बच्चों को संत गाड़गे बाबा कहते थे कि रोटी जो है वो हाथ पे खा लो, भाकर बोले हाथावर खा, पर पोराले शाळेत पाठवा।
आदिवासी समाज को अपने उत्थान के लिए, अपने उद्धार के लिए अगर कोई भी मार्ग लग रहा है, दिख रहा है, तो वो एक ही मार्ग हो सकता है और वो है आपके शिक्षा का। हमारी पीढ़ी बर्बाद हो गई, खत्म हो गई, ठीक है, हमारे आने वाली पीढ़ी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। जो विशेष अधिकार इस संविधान ने हमको दिए हैं, चाहे जीने का अधिकार हो, हमारे मान सम्मान का अधिकार हो, वो विशेष अधिकार और जो खासकर आदिवासियों को दिए है, उस आदिवासियों के विशेष अधिकार की जानकारी जिस दिन हो जाएगी साथियों, आदिवासी ही इस देश का राजा होगा। आदिवासी ही इस देश का राजा हो सकता है। हमको किसी भाजपा कांग्रेस के सवर्ण नेताओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये जिसको राजा बनना है, जो इस देश का सही मायने में मालिक है, जो इस देश को जिसने बचाया, इस देश के नदियों की रक्षा जिसने की, इस देश के पेड़ों की, धरती की रक्षा जिसने की, अंग्रेजों से रक्षा जिस आदिवासी ने की, आज वही आदिवासी बेघर है, बेसहारा है, बेआसरा है। तो उसका एक ही कारण है कि हमने लोकतंत्र में अपना जो हिस्सा है वो हिस्सा पूरा नहीं निभाया। जो जिम्मेदारी हम पर दी गई थी वो हम जिम्मेदारी नहीं निभा पाया, और उसमें बड़ी जिम्मेदारी दलितों की है, बड़ी जिम्मेदारी, उससे भी बड़ी जिम्मेदारी ओबीसी की है साथियों। लेकिन ये SC ST OBC का जो भाईचारा है वो भाईचारा नहीं बनने के कारण ओबीसी की जातियां भी पिछड़ी हैं, दलितों की भी कई जातियां पिछड़ी है और आदिवासियों की भी कई जातियां पिछड़ी हैं। साथियों, भारत का संविधान आज फिर भी जिंदा है। आज भले ही आरक्षण खत्म हो रहा हो, हमारा SC ST एक्ट को लेकर कई बार पुनर्विचार होता हो, उसके बाद भी अभी हमारा वोट का अधिकार है इस देश में। उस वोट के अधिकार को खरीदने का बड़े तादाद पर काम हुआ। आपने देखा, अभी तो विधानसभा के चुनाव हुए, आपके इधर 500 चल रहा था कि 1000 चल रहा था, आप ही को पता। हमारे इधर गांव में 500 चला, शहरों में 2000 चल रहा था एक वोट खरीदने का। इसका मतलब वोट को खरीदा जा रहा है और हम बेच रहे हैं। जब हम वोट को बेच ही रहे हैं तो वो हमारे अधिकारों को बचाएंगे क्या? हमारे अधिकारों को क्यों बचाएंगे? क्योंकि उन्होंने आपका वोट खरीदा है पैसों से। जब खरीदा है तो वो नेता तुम्हारा नहीं हुआ, उसने कुछ चीज आपसे खरीदा, आपने बेच दिया 5 साल के लिए। अब 5 साल के लिए अगर आपके बेटियों की, आपकी बहुओं की अगर डिलीवरी सरकारी अस्पताल में नहीं हो रही है, सीजर नहीं हो रहा, तो आप उसको नहीं बोल सकते कि भाऊ मिन तुले वोट दिलता, कहा येते सीजर ना हो ना, कहा येते ऑपरेशन ना हो, तुम्हें मनू ना सका, क्योंकि हमने वोट बेचा था। आज अभी ताई ने भी जिक्र किया, बोले 1500 से हमारी महिलाओं का बड़ा आगे बढ़ी है। साथियों, जब तक अपने पैरों पर अगर आप खड़े नहीं होंगे, पैरों पर खड़े होना क्या होता है? अपने पैरों पर खड़ा होना और अपनी रोजी रोटी कमाना। इस मनुस्मृति ने हमको तो पर्स रखने का भी अधिकार नहीं दिया। यहाँ पर्स रखा हुआ है, इनका ताई का पर्स रखा है, ये पर्स रखने का अधिकार नहीं दिया। बताओ साड़ी में कहाँ पर्स है? इसके पहले लुगड़े पहनते थे, वहां कोई पर्स रखने का या कोई जेब था? पुरुषों के पास कुर्ते में जेब है, पैजामे में जेब रहे, पैंट में जेब है। महिलाओं के पास जेब नहीं था। महिलाओं को पर्स रखने का अधिकार भारत के संविधान ने दिया। क्यों? क्योंकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, व्यापार करो, व्यवसाय करो, घर में गृह उद्योग करो, कुछ ना कुछ काम करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ और अपने पैरों पर खड़ा करो। वोट को बेचने वाले जो नलायक है, उस नलायक समाज से नाता तोड़ो, और जो वोट को बेचते हैं उन रिश्तेदारों को समझाओ, अपने बाल बच्चों को समझाओ, ये वोट का अधिकार हमको वोट बेचने के लिए नहीं है। हमने ठेका नहीं लिया है कि राहुल गांधी की सरकार बनाएंगे या मोदी की सरकार बनाएंगे। हमारा ठेका जो है वो इन बच्चों के भविष्य को बनाने का ठेका है, और जिसके लिए भारत का संविधान हमको क्या देता है? हम ही देता है कि हाँ, तुम्हारे बच्चे बन सकते हैं अच्छा, हमारा समाज बन सकता है अच्छा। ये इसकी हमी कौन देता है? ये संविधान देता है साथियों। और इस संविधान को बचाने के लिए जिन लोगों को हम भेजते हैं, उनको अगर वोट को बेचकर भेजेंगे तो चाहे कांग्रेस बने या भाजपा बने, वो कभी भी SC ST का काम नहीं करेगी। ऐसे ही हमको गांव से बेदखल करेगी, जमीनों से बेदखल करेगी। उन्हीं के नेता आते हैं और उन्हीं के नेता हमारे लोगों को जो है, अभी आप देवरी में भी देखो, देवरी तरफ भी जाओगे तो यही हाल है, गढ़चिरौली में भी देखो तो यही हाल है। कहीं पर नक्सलवादी बन के मार दो। अगर कोई आदिवासी समाज का युवा पढ़ा लिखा है और समाज को जागृत कर रहा है तो उसको नक्सलवादी बना देंगे। नक्सलवादी बन गया पूरी जवाली जेल के अंदर। मतलब ये भी तो उत्पीड़न है। अगर आदिवासी समाज में कोई पढ़ा लिखा नौजवान है और समाज को समझा रहा है तो वो भी नक्सलवादी है, तो वो उसकी पूरी जिंदगी जेल के अंदर।
जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके अंगूठे ले लो, उसकी जमीन हड़प लो, उनको जंगल से बेदखल कर दो, उनके बेटों को पढ़ने लिखने के लिए स्कूलों और कॉलेजों की जो मौके ना दो। आज तो खरीदना भी पड़ रहा है, एजुकेशन शिक्षा तो खरीदना भी पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें बताने का मतलब ये है कि हम जिसका गौरव कर रहे हैं, इसी में हमारे समाज का भविष्य छुपा हुआ है। और हमने ठेका नहीं लिया मोदी की सरकार बनाने का, हमने ठेका नहीं लिया गांधी की सरकार बनाने का। हमारे पास जो वोट का अधिकार है वो इसलिए है कि जो भी कोई नालायक लायक कुर्सी पर बैठेगा उसका काम ये है कि इसमें जो लिखा है उसको लागू करे, और अगर वो नहीं कर सकता तो फिर वोट का अधिकार तुम्हारे पास है, 5 साल के बाद गिरा दो नीचे। लेकिन हमारे वोट का अधिकार का हम ऐसे इस्तेमाल नहीं करते, ये बहुत दुख की बात है। हमने ये पूरा इलेक्शन देखा, और पूरा इलेक्शन मैं देख ही रही हूँ, पूरे देश में जा रही हूँ, पत्रकार हूँ, पूरे देश में जाती हूँ। मेरा काम ही है दलित, आदिवासी और ओबीसी की आवाज बनना। क्योंकि आप टीवी देखते हो, टीवी में अभी कभी आपने देखा, कभी ऐसा देखा कि कोई आदिवासी कलेक्टर है? कभी आपने देखा कि कोई बैकवर्ड जाति का कलेक्टर देखा? कोई हीरो हीरोइन के नाम बता दो कि जो SC ST से ताल्लुक रखता हो, SC ST और ओबीसी से ताल्लुक रखता हो। देखा तुमने टेमरे नाम के कोई हीरो हीरोइन है क्या जी? है? अच्छा, क्रिकेट देखते हैं हमारे लोग, क्रिकेट में कोई है पटले कटरे है क्या? है क्या? एक ही यादव दिख रहा है, एक यादव अभी अभी दिख रहा है, इसके पहले नहीं था। तो टीवी में तुमको हीरो नहीं, तुम खबर देखते होंगे, टीवी में आप समाचार भी देखते होंगे, तो समाचार देखते तो समाचार में देखे कोई मड़ावी है, देखे कोई मड़ावी, कोई ठाकरे देखे कोई नेवारे? तो फिर ये लोग नहीं है ना तुम टीवी में दिख रहे हो, ना पत्रकारों में दिख रहे हो, ना ही तुम हीरो हीरोइन हो, ना क्रिकेट खेल रहे हो। तो इसका मतलब हमारे लोग तो कहीं है ही नहीं, और जहां है वहां भी हमारी पिटाई हो रही है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़ में पिटाई हो रही है, झारखंड में है, झारखंड में पिटाई हो रही है, कहाँ है? धुले में है, धुले में पिटाई हो रही है, यहाँ देवरी में है, छत्तीसगढ़ में है, वहां भी हमारे लोग मजदूरी ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोई पटेल है? कोई आदिवासी पटेल देखा तुमने? पवारों में पटेल देखे, तेली में पटेल देखे, कुंडे में पटेल देखे, आदिवासी में देखे, मारो में देखा? तो इसका मतलब हमारे पास वो भी नहीं है जो कम से कम थोड़ी बहुत इधर बची है, इधर तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमको दिया इसने वो हमको मिला क्या? नहीं मिला। तभी तो ऐसा है, और इसीलिए ये चर्चा हो रही है, और इसीलिए ये इस प्रकार से बात करने के लिए संजय भाव ने बोले आ जाओ, संजय भाव बोले आ जाओ। मैं जा रही थी एक कोड़ी जाने से, एक कोड़ी तो चुक गया काम, एक कोड़ी का काम चुक गया, इधर हो गया। अब यहाँ से पता नहीं एक कोड़ी में क्या हो रहा है। तो साथियों, हम पत्रकार हैं और हम लगातार पूरे देश में घूमते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर तो आदिवासी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर हम लखनऊ में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में एक अंबेडकर पार्क है जिसको बहन मायावती जी ने बनाया। और जब हम वहां घूमने गए पहली बार, तो मैंने देखा कि जहां पर आदिवासी एक ही % है आदिवासी, और ज्यादा से ज्यादा वहां पर ब्राह्मण है, सवर्ण है, और फिर बैकवर्ड है, और चमार है, मार भी नहीं है। उस लखनऊ में बिरसा मुंडा का पुतला है बहुत बड़ा। अब बताओ, बिरसा मुंडा का सम्मान किसी चमार ने किया? मायावती तो चमारी है, तो एक चमार महिला ने बिरसा मुंडा का सम्मान किया। जब मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों, तो वहां लिखा था, बोले ये पढ़ो। तो वहां पढ़ने पर यह समझ में आया कि बोले बिरसा मुंडा का काम भी बाबा साहब से अलग नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर भी बिरसा मुंडा को समाज सुधारक मानते थे, और बाबा साहब ने ये कहा था कि बिरसा मुंडा का सपना साकार करना है। देखो हम बात करते हैं, देखो मार क्या बात करता है, हमको बाबा साहब का सपना साकार करना है। हाजी, हम क्या बोलते हैं? बाबा साहब का सपना साकार करना है। बाबा साहब को पढ़ते हैं तो बाबा साहब महात्मा फुले का काम करना बोलते हैं। बाबा साहब क्या बोल रहे? मेरे गुरु का काम करो। बाबा साहब का गुरु कौन है? मरार माली समाज का। तो बाबा साहब कहते हैं महात्मा फुले का काम करो, सावित्रीबाई फुले का काम करो, मतलब घर घर में शिक्षा पहुंचाओ। या तो घर घर में शिक्षा पहुंचाओ और हर घर में बच्चे जो है वो पढ़े लिखे होना चाहिए। ये बाबा साहब का, तो अभी उन्होंने बताया कि शिक्षा संगठित हुआ, तो ये तो बोले महात्मा फुले का काम है। और जब हमने वहां देखा तो हमको ये भी समझ में आया कि बाबा साहब ने ये भी कहा कि भाई
बिरसा मुंडा का सपना अधूरा है, उसको पूरा करो। तो देखो जो महापुरुष होते हैं वो एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, और इसीलिए बाबा साहब को लगा कि बिरसा मुंडा का सपना इससे पूरा हो सकता है। उन्होंने 5वीं 6वीं अनुसूची लिख ली। तो हमारे महापुरुषों की आपस में बहुत बनती है, लेकिन हमारी बनती है क्या जी? अजी हमारी बनती है क्या? सांगा एखादी आदिवासी पोरगी महाराज चमाराच्या घरी तुम्ही दिला का तवरी? दिला? मांगा बारी ना म्हणता मी, मांगा बारी ना। क्यों नहीं दिए? क्योंकि हमारे अंदर भी वाला फैक्टर है ना, है कि नहीं? या मार चमारों की मातंगों की लड़की तुमने मांगे क्या? नहीं मांगे। मांगा बारी से बोल रही हूं मैं। ओबीसी की लड़की, ओबीसी के समाज में भी दलित आदिवासी की लड़की नहीं मांगते, और दलित आदिवासी भी ओबीसी की लड़की नहीं मांगते। तो साथियों, ये तो हमारे मन में मैल है। महापुरुषों के मन में मैल था क्या? महापुरुषों के मन में मैल होता तो बहन मायावती बिरसा मुंडा का स्टेचू इतना बड़ा नहीं बनाती। बाबा साहब वहां पे लिख कर नहीं जाते कि भगवान बिरसा मुंडा का सपना साकार करो। बाबा साहब ये नहीं कहते कि महात्मा फुले का सपना साकार करो, कुंभी राजा साहू महाराज का सपना साकार करो। साथियों, महापुरुषों में झगड़े नहीं है, लेकिन हमारे समाज में झगड़े हैं, और यही झगड़े हैं। इसी झगड़ों की वजह से हमारा समाज जो है वो अभी भी गर्त में जा रहा है। हम जितने जल्दी इन चीज़ों को समझेंगे, उभर कर आएंगे, और उभर कर आएंगे तो ये जो सरकारें बनती हैं इनके पिछवाड़े पर लात भी मार सकते हैं, और हम अपने अधिकारों को खींच कर ला सकते हैं। साथियों, हमारा रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व टीवी में आपको नहीं दिख रहा है, अखबारों में नहीं दिख रहा है, पत्रकारों में नहीं दिख रहा है, हीरो हीरोइन में नहीं दिख रहा है, क्रिकेट में नहीं दिख रहा है। आपका प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं दिख रहा है, हाई कोर्ट में भी नहीं दिख रहा है। अरे वो छोड़ो, जाने दो। तिरोड़ा के कोर्ट में देखो कितने आदिवासी है क्या, वकील है क्या, जज है क्या? तिरोड़ा में देखो, गोंदिया में देखो, 1-2 मिलेंगे। साथियों, डॉक्टरों की लिस्ट देखो, कितने आदिवासी डॉक्टर हैं जो ऑपरेशन करते हैं। तो उसमें हम अगर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमको उस जगहों पर आना पड़ेगा। अगर हम उस जगहों पर आते हैं, हमारे बच्चे उन जगहों पर अगर आते हैं, तो साथियों तभी जाकर हमारा उत्थान होगा, हमारा उद्धार होगा। भगवान बिरसा मुंडा ने जो मार्ग बताया, जो रास्ता बताया, उस पर हमको चलना होगा। बिरसा मुंडा साहब ने कोई दूसरी बात नहीं बताई, जो बुद्ध ने बताई वही बिरसा मुंडा ने बताई। उन्होंने भी कहा दारू मत पीना, इन्होंने भी कहा दारू मत पीना। उन्होंने भी बोला झाड़ फूक मत करना, इन्होंने भी बोला झाड़ फूक मत करना। इन्होंने भी बोला अंधश्रद्धा मत करना, उन्होंने भी बोला अंधश्रद्धा मत करना। देखो, बिरसा मुंडा में और बुद्ध में भी साम्य है, बिरसा मुंडा में बुद्ध में भी साम्य है, बिरसा मुंडा और बाबा साहब में भी साम्य है, बाबा साहब और महात्मा फुले में भी साम्य है। तो साथियों, झगड़ा काय का है? झगड़ा है ये हमारे उद्धार का, हमारे उत्थान का, और हमारे घरों में हमारे बच्चों के भविष्य बनने का। और ये भविष्य कैसे निर्माण होता है? ये शासक वर्ग तैयार करता है भविष्य, और एक समाज तय करता है। तो समाज को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, और हमने 50 साल नहीं 75 साल हो गए, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसलिए सारी समस्या बनी। साथियों, ये देश हमारा है, बार बार बता रही हूँ, संविधान हमारा, सरकार भी हम ही बनाते हैं, लेकिन अगर हम ईमानदारी से बनाएंगे तो तब जाकर ही बात बनेगी। ऐसा आप करोगे, इसी आशा उम्मीद के साथ अपनी बात को विराम देती हूँ। जय सेवा, जय जोहार, जय भीम, जय संविधान।